नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देहरादून में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित विशेष सत्र महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र जो था वो बुलाया गया था। अधिनियम को लेकर पक्ष विपक्ष में चर्चा हुई। कई मुद्दों पर सदन के अंदर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस वक्त की अहम जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में विशेष सत्र खत्म हो चुका है और इस विशेष सत्र में जो हंगामा था वो भी देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों पर सदन के भीतर हंगामा करता हुआ नजर आया। सीएम धामी ने भी सदन के अंदर अपने संबोधन में कहा कि आधी आबादी को उनका हक और अधिकार दिलाने के प्रयास को विफल करके कांग्रेस ने पाप किया है। उन्हें डर था कि सामान्य घर की महिलाएं राजनीति में आएंगी तो उनकी वंशवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी। आपको ये बताएं कि सदन के भीतर विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष को दलित विरोधी बता दिया, जिस पर विपक्ष के विधायक नाराज हो गए। उन्होंने सदन के अंदर जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया है। आज पंचायत से लेकर निगम के मेयर तक हमारी बहनें हैं। 2023 में जो कानून पास हुआ था उसे सरकार ने ही लटकाया था। टीएमसी वालों है वो सबको चोरी कर रहा है। वो पश्चिम बंगाल को लूट लिया है। पश्चिम बंगाल का जनता का जो विशेष सत्र आहूत किया गया था और जिस तरह का इस सत्र में, एक दिवसीय सत्र में सरकार ने जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित हुआ है उसकी अनदेखी की है और कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है, स्पष्ट मत है और हम चाहते हैं कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है उसके आधार पर 2029 में महिला आरक्षण लागू हो। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का बयान सामने आया, जहां महिला आरक्षण पर बोली ऋतु खंडूरी भूषण। उनकी ओर से कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण मिले, ये उनकी तरफ से पक्ष रखा गया। तो महिला आरक्षण पर विधानसभा के विशेष सत्र पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा बयान देते हुए कि ये दिन बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, जब सदन में महिलाओं के अधिकार और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि देश के करीब 50% आबादी महिलाओं की है, यानी आधी आबादी देश की है और उन्हें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलना चाहिए। इस दिशा में सभी सदस्य विचार विमर्श और प्रयास कर रहे हैं। ऋतु खंडूरी भूषण का ये कहना था कि ये आरक्षण महिलाओं को सशक्त बनाएगा और उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर भी देगा। हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि हम अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को जो 50% इस देश की आबादी है उसको किस तरह से 33% आरक्षण, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभाओं में मिले, उस पर हम सभी विचार कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आरक्षण है जिससे हमारी बहन सशक्त होगी, मजबूत होगी, निर्णय लेने की जगहों पर बैठेगी, उस पर चिंतन हो रहा है। देहरादून से मेरे साथ मेरे सहयोगी हरिवंश वशिष्ठ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। हरिवंश, क्योंकि लगातार इसको लेकर प्रयास तो किया जा रहा है कि नारी शक्ति अधिवंदन जो बिल है, अधिनियम, उसको पारित कर दिया जाए। हालांकि इसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया गया, लेकिन उस विशेष सत्र का कोई फायदा नहीं हुआ। विपक्ष सिर्फ हंगामा करता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में रखा, लेकिन उसको विपक्ष द्वारा गिरा दिया गया। उत्तराखंड में भी माहौल तनावपूर्ण बना और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को लेकर विशेष सत्र बुलाया, जिसमें तमाम उत्तराखंड के सारे विधायक, विपक्ष की बात कर ली जाए या फिर पक्ष के सारे कैबिनेट
मिनिस्टर वहां पर मौजूद रहे और पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर से बताया गया कि विपक्ष को उन्होंने साफ तौर से महिला विरोधी बताया और उन्होंने साफ तौर से बोला कि महिला के आरक्षण का जो है लगातार विरोध लगातार करती आई है और उन्होंने साफ तौर से बोला कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सीटों में फायदा देखने को मिल सकता था, कहीं ना कहीं महिलाओं की सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिल सकता था, लेकिन विपक्ष ने ऐसा काम किया। कल भी सुबह सुबह जो है कांग्रेस दल के विधायकों ने पहले विधानसभा के सामने आते ट्रॉली पलटा दी और उसके बाद तमाम लगातार हमलावर मोड पर नजर आए विधायक। उन्होंने अंदर कई और मुद्दे भी उठाए, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे उन्होंने मुद्दे उठाए और उन्होंने पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से बताया कि कल जो एक विशेष सत्र रखा गया था, विशेष सत्र महिलाओं के लिए रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसको पूरी तरह से सफल नहीं होने दिया और उन्होंने तमाम और मुद्दे उठाकर जो है इसको इधर उधर करने का काम किया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरह से एक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कहा, लगातार जितने भी विधायक यहाँ पर मौजूद थी उन्होंने साफ तौर से बोला कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सीटें जो है 105 सीटें हो सकती थी, 35 महिलाओं के लिए जो है आरक्षित हो सकती थी और जिसमें 5 से बढ़कर सांसद के लिए भी अभी जो 5 सांसद है उसमें से कहीं ना कहीं 7 या 8 हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसको जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है इसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतरने से इसको फेल बताया और कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि कांग्रेस को अब इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है तो इसलिए वो भी उल्टा बैकफायर कर रही है भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अब लगातार पूरे देश में और प्रदेश में कांग्रेस भी एक आक्रोश मोड पर नजर आ रही है और उनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है 2023 के हिसाब से वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको नहीं उतारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर सीटें बढ़ रही हैं, अगर महिलाओं को और लाभ इससे मिल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि जो ये माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है इसमें कितनी राहत देखने को मिलती है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर लगातार मार्च भी कर रही थी, हमने देखा कि एक आक्रोश रैली भी निकाली गई, विपक्ष को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कुछ असर जो है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया। उम्मीद थी कि विधानसभा में इसको लेकर हो सकता है कोई विचार विमर्श हो या सरकार या विपक्ष की तरफ से कोई एक फ्रूटफुल बहस जो है वो निकल कर आए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बस यही आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि 33% महिला आरक्षण मिल जाना चाहिए था, लेकिन इसको लेकर अब प्रयास क्या किए जा रहे हैं सरकार की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का जो एक खेल है लगातार किया जा रहा है। कल विधानसभा सत्र के दौरान भी महिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, विधानसभा के बाहर जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उससे पहले भी कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी आक्रोश रैली निकाल रहा है जिसमें पुष्कर सिंह धामी साफ तौर से एक्टिव मोड पर नजर आए। लेकिन जिस तरह से महिला आरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है कि 33% आरक्षण यहाँ पर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप तो लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण की बात की जा रही है धरातल पर देखने को नहीं मिल रही। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है कि जिस तरह से विपक्ष ने महिला आरक्षण विरोधी के रूप में जो है सामने निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं पूरी देश की जनता देख रही है। प्रदेश में भी 2027 के चुनाव होने हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि जनता में कहीं ना कहीं थोड़ा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और महिलाओं का भी साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस ने जो ये काम किया और कांग्रेस लेकिन पलटवार करते हुए ये बोल रही है कि हम महिला आरक्षण चाहते हैं। उल्टा वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन हम जो आरक्षण चाहते हैं वो 2023 के परिसीमन के हिसाब से चाहते हैं। 2023 में पहले ही जब ये पास हो चुका था उस वक्त ये लागू क्यों नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये भी आरोप है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चाल है और ये सीटें बढ़ाने का खेल यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अब देखने अच्छा हरिवंश, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में चुनाव भी हैं, क्या लगता है क्या ये स्थानीय, क्योंकि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, उत्तराखंड में कई सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष इस बार घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या महिला आरक्षण का मुद्दा भी स्थानीय मुद्दों में शामिल रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से कहना है और कल पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है तमाम सारी योजनाएं जनाई। उन्होंने बोला कि उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, चाहे यूसीसी की बात कर ली जाए या लखपति दीदी योजनाओं की, कई लाख महिलाएं जो है इनसे लाभान्वित हुई है कहीं ना कहीं। और साफ तौर से लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी एक्शन मोड पर नजर आई है, उन्होंने साफ तौर से बोला कि अगर देश का सबसे नंबर 1 प्रदेश अगर उत्तराखंड है महिलाओं को सशक्तिकरण में बढ़ावा देने में, तो कहीं ना कहीं महिला में जो लगातार जो क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो उसमें भी नंबर 1 प्रदेश है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच में जो घमासान युद्ध लगातार देखने को मिल रहा है और इस बीच ये जो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है महिला आरक्षण को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये भी इस बार का अहम मुद्दा होने वाला है। लेकिन बार बार जब महिला आरक्षण की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खुलकर बात नहीं करना चाहती। वो अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे
ठीक है हरिवंश, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी समय है, लेकिन लाल कुआं में नेताओं की लगातार बढ़ती एक्टिवनेस यानी सक्रियता से लाल कुआं विधानसभा का मौसम अभी से ही चुनावी हो गया है। इस सीट पर बीजेपी के कई नेता दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसको लेकर हमारी संवाददाता अंजलि पंत ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया है वो भी आपको सुनवाते हैं। आज हम हैं लालकुआं विधानसभा में, जहां 2027 के चुनाव प्रत्याशी दावेदार है जो दीपेंद्र कोश्यारी। आज इनसे हम बात करते हैं कि 2027 की क्या इन्होंने तैयारी कर रखी है। लगातार आप देख रहे हैं पिछले 4 सालों में एक रिकॉर्डेबल कहते हैं इसको, 30,000 से ज़्यादा नौकरियां लगभग सरकार में लोगों की लगी हैं। और अगर आप उससे पहले की 2022 से, जब से 2000 से राज्य बना है, उन 20 से 22-23 साल की बात करो तो कुल मिला के 25,000 नौकरियां लगी थी। तो ऐसे कुछ काम तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किए गए होंगे, और जब ये सब काम करे जाते हैं तो उसका असर सीधे सीधे जनता पे भी होता है, युवा पे भी होता है। और जिस प्रकार से मैं चूँकि खुद भी एक युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री के रूप में भी कार्य देख रहा हूँ, तो आज तो युवाओं में वैसे बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लगातार लोग उत्साहित रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से 2027 हम बहुत भारी बहुमत के साथ आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग जीतने जा रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे चुनाव भी बहुत। इधर देहरादून से खबर है, जहां पर मुख्य सेवक सदन में रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही। सीएम धामी ने हिमकास्ट ऐप लॉन्च किया है, प्रक्रिया बनेगी पारदर्शी और आसान, ये सीएम धामी ने कहा। सीएम धामी ने पीएम के विजन पर जोर दिया है। तो ये जानकारी आप तक साझा करें। देहरादून से खबर है, जहां पर मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड वन विकास निगम के रजत जयंती समारोह का आयोजन भव्य तौर पर किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और वो शामिल होते हुए इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक मौके पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने हिमकास्ट नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस ऐप यानी इस एप्लीकेशन के माध्यम से वन विकास निगम से लकड़ी बेची जा सकती है। इससे वन वस्तुओं की ऑनलाइन खरीद भी संभव हो पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे निगम की बिक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, अधिक प्रभावी और ज्यादा विश्वसनीय हो जाएगी। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम राज्य में पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये उन्होंने जिक्र किया। लोग कभी डिगे नहीं, कभी उसमें विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमारी मंशा स्पष्ट थी और हमने जिस प्रकार से काम किया। आज हमारा उप खनिज के क्षेत्र में जो खनिज विभाग का राजस्व है, वो राजस्व प्राप्ति एक साल में 1200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो 200-300 करोड़ होता था। और जब तिजोरी में पैसा भरता है तो रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड के आधार पर होता है। राजकोष बढ़ रहा है। तो आज चारों तरफ इस बात की चर्चा है, चाहे वो और जो उप खनिज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी लगता है कि एक नियम बन गया है, एक कानून बन गया है, उसके आधार पर काम हो रहा है। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अभी हिमकास्ट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी हमने लोकार्पण किया है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से वन विकास निगम से लकड़ी की बिक्री की जा सकेगी। साथ ही इसके प्रयोग द्वारा फॉरेस्ट गुड्स का ऑनलाइन ऑक्शन भी किया जा सकेगा। सुधांशु जी, ये एप्लीकेशन नया है या अपडेटेड वर्जन है? आज ही का है ना? अच्छा, चलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे निगम द्वारा की जाने वाली बिक्री प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी, अधिक प्रभावी होगी और विश्वसनीयता भी बन सकेगी। साथियों, निगम की आधुनिक ई नीलामी प्रणाली और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं ने इस क्षेत्र में
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने का काम किया है और ये हमारी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। दरअसल अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। लोगों को भारी और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि से मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है और पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि और आंधी ने मुश्किलें बढ़ा दी है लोगों के लिए। हालांकि निचले इलाकों में बात की जाए तो हल्की बारिश के बाद पारा में यानी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है, राहत मिली है। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन पूरे प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों के लिए हल्की बारिश के आसार लेकर आए हैं, लेकिन पहाड़ों में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, कहीं पर तेज हवा के साथ भारी बारिश पड़ी है। चार धाम और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की सूचना है। यहां तक कि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर जोरदार गरज के साथ ओलावृष्टि हुई है। मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ये वो शहर हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग ने हालांकि देहरादून, नैनीताल समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं पर तेज गर्जन, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। इन तमाम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी कहीं कहीं पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के पूरे आसार हैं। इधर अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताया जाए, लोहाघाट में अचानक हुई मूसलाधार बारिश और मूसलाधार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से और चिपचिपाती गर्मी से राहत मिली है। बारिश का आनंद लेते हुए लोग नजर आए। चंपावत जिले के लोहाघाट में अचानक हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनता को पड़ रही गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। भारी बारिश और ओलावृष्टि इतनी अचानक हुई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लोग सर छिपाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि तेज हुई तो वहां फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। लोगों ने यह भी कहा कि कई दिनों बाद हुई भारी बारिश और बरसात ने लोगों को काफी राहत दी है। लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है और लोग जो है वो तापमान में गिरावट भी महसूस कर रहे हैं, गर्मी से राहत है। वहीं बच्चे भी बारिश में भीगकर बारिश का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। काशीपुर से अगली खबर है, जहां पर मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, जहां पर आसमान में घने बादल छाए और हल्की बारिश देखने को मिली है, जिससे लोगों के चेहरे खिले हैं और भीषण गर्मी से राहत मिली। जो तापमान है दरअसल वो गिरकर 40 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। ठंडी हवाओं के चलते लोग घर से बाहर निकल गए हैं और वहीं अभी भी शहर में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार बरकरार हैं। अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताया जाए, केदारनाथ यात्रा पर जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है। रूट पर 90 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं ताकि मॉनिटरिंग की जा सके, निगरानी की जा सके। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी रखी जा रही है। एसपी और डीएम खुद निगरानी रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव और सतर्क है, अलर्ट भी है और जिला मजिस्ट्रेट खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं।
तो वहीं जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने कहा कि हमारा पहला नियंत्रण यानी पहला कंट्रोल कक्ष जिला प्रशासन कार्यालय में ही है और हम वहीं से ही सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मार्ग पर जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं। केदारनाथ धाम से जिला प्रशासन कार्यालय तक और रुद्रप्रयाग तक पूरे मार्ग की निगरानी के लिए 90 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ में हमारा एक विशेष कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और मैं खुद यानी डीएम इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया कि हमारे पुलिस अधीक्षक समेत हमारी पूरी पुलिस टीम भी इसकी निगरानी कर रही है। तो एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन केदारनाथ यात्रा पर चारधाम यात्रा पर मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा एक कंट्रोल सेंटर बना दिया गया है। यहीं से खुद जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, डीएम हैं, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद डीएम विशाल मिश्रा की ओर से कहा गया है कि हम अपने तमाम अधिकारियों के साथ इस पूरे मार्ग की 90 कैमरे चूँकि लगाए गए हैं इस पूरे रूट पर, उन कैमरों के जरिए आसान तरीके से इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहला हमारा जो कंट्रोल रूम है वो जिला प्रशासन के हमारा जो कार्यालय है वहाँ पर है। वहाँ से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें ट्रैक रूट पर भी कैमरे लगे हुए हैं। 90 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं जो श्री केदारनाथ धाम से लेकर के और जिला प्रशासन तक जो रुद्रप्रयाग है वहाँ तक पूरा हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा श्री केदारनाथ धाम में डेडिकेटेड बना हुआ है और मैं इसको पर्सनली भी मॉनिटर कर रहा हूँ और हमारी पुलिस की जो टीम है, जो हमारी एसपी है, वो भी इसको मॉनिटर कर रही है। इधर समाज कल्याण विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए हल्द्वानी में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए अल्मोड़ा की टीम को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी यानी डीएम ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल गतिविधियां न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में सहायक होती हैं बल्कि मानसिक रूप से भी सक्रिय बनाए रखती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की इस तरह की प्रतियोगिताओं में भागीदारी समाज के लिए प्रेरणा है और युवाओं को भी सकारात्मक संदेश देती है। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने टी को शुभकामनाएं देते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन की कामना की। ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। ये 60 प्लस जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी एज 60 से ज्यादा हो गई है, वो लोग हल्द्वानी जा रहे हैं एक टूर्नामेंट खेलने फुटबॉल का। तो ये एक तो प्रेरणा देता है सबको कि इस एज में भी आके कैसे एक्टिव रहें। स्पोर्ट्स के लिए ये हमें इंस्पायर भी करता है कैसे हम फिट रह सकें और अपनी लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग फ्रॉम द सीनियर सिटीजंस ऑफ अल्मोड़ा जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। ये अच्छे से खेलेंगे। सरकार द्वारा हर आयु के लोगों के लिए को सम्मान किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष योगदान है। उनके नेतृत्व में ही ये 60 साल से ऊपर के जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उनके द्वारा एक टूर्नामेंट जिसमें नैनीताल और अल्मोड़े का आपसी फुटबॉल मैच होने जा रहा है। जो हमारे अल्मोड़े के 60 साल से ऊपर के खिलाड़ी है, जब ये अपने पीक में थे, अपने यौवन में थे, तो इन्होंने अल्मोड़े को बहुत सेवाएं दी और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल स्तर पर भी खेल का सम्मान किया, मान बढ़ाया। आज उनके ही सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा ये पहल की जा रही है। फुटबॉल प्रतियोगिता हल्द्वानी में होनी है जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसके संदर्भ में आज पूरी टीम अल्मोड़ा के बहुत वरिष्ठ खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया और 2 दिवसीय हल्द्वानी में ही ये फुटबॉल टूर्नामेंट होना है। आज और कल इसका समापन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये जो आयोजन किया रहा है वरिष्ठ जनों के लिए खेल एवं सम्मान समारोह का आयोजन हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है। तो ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है कि नशे से दूर रहें और एक ड्रग्स फ्री अभियान चलाएं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं वरिष्ठ जनों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छे से खेलेंगे और सुकुशल वापस आएंगे। तो वहीं हरिद्वार में जिला गंगा संरक्षण समिति की 72वीं बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मां गंगा की स्वच्छता और उसकी निर्मलता बनाए रखने को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। डीएम ने ये भी कहा साफ तौर पर कि किसी भी सूरत में नालों को गंदा पानी गंगा नदी में नहीं जाना चाहिए, उनका गंदा पानी वहां पर मर्ज नहीं होना चाहिए। सभी घाटों पर कूड़ा कचरा और कपड़े फेंकने पर रोक लगाने के लिए साइन बोर्ड, प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी डीएम की ओर से दिए गए हैं।
साथ ही साथ हर की पौड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण और सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती बरतने के लिए कहा गया। क्षतिग्रस्त हुए घाटों की मरम्मत के लिए इच्छुक संस्थाओं और श्रद्धालुओं से जिला प्रशासन से संपर्क करने की अपील भी की गई है। जिला गंगा समिति की आज मासिक बैठक की गई थी, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य सचिव महोदय द्वारा 2 महीने पहले जो बैठक थी उसमें फॉलोअप किया गया कि कोई भी नाला हमारे जनपद में गंगा नदी में न प्रवाहित हो, उसको सुनिश्चित कराया जाए। अभी जो रिपोर्ट दी गई है उन्होंने बताया कि कोई ऐसा नाला नहीं है, लेकिन उसको पुनः कुछ लोगों ने उसमें आपत्ति करी थी, उसको पुनः चेक करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं ताकि सभी जगह एक बार सुनिश्चित कर लिया जाए और 1-2 जगह जहाँ गंदगी फैली हो, कहीं और का पानी हो या फिर कोई लीकेजेस हो, उसको टैप करने के लिए जल संस्थान को और नगर निगम को बताया गया है। मुनस्यारी के तहसील मुख्यालय में क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में स्थानीय लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से पेयजल संकट, बिजली व्यवस्था, मोटर मार्गों की खराब स्थिति, मोबाइल नेटवर्क की कमी, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, आपदा प्रभावित परिवारों को मुआवजा और आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जैसे मुद्दे उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन उनको नहीं मिला है। बात करते हैं पलायन को रोकने के लिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम आज धरने पे बैठे हैं। तो मैं इस धरने का समर्थन भी करती हूँ और इनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज़ अपनी उठाएंगे और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारा अधिकार है। और अब ये आपदा प्रभावित को जो मुआवजा की है और ये सब चीज़ों के लिए जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसका हम सबका अधिकार है और इसका हम समर्पण रूप से आपका समर्थन करते हैं। क्षेत्र भ्रमण में जो अनियमितताएं पाई गई, चाहे आपदा से रिलेटेड चीज़ें हो या जेन्युइन मुद्दे हो, जो उनने जो पाया है उन चीज़ों को लेकर 50% मांगों लोगों जो यहाँ पे बैठे हुए हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और जो काम पूरा में हो जाने चाहिए, कोई 2-2, 3-4 सालों से लटके आपदा के काम हुए, अन्य चीज़ें 2-2, 3-4 साल या विस्थापन का मामला जो प्रदेश सरकार ने लटकाया, वो चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ये हमारा ये कहने की सरकार का दुर्भाग्य भी क्या, एक धारचूला विधानसभा क्षेत्र को एक साथ जो सौदेला बिहार किया गया है, उन्हीं चुनिंदा मांगों को लेकर भावना देवी जगह जो कार्मिक आंदोलन किया गया, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और ये चीज़ें अगर जल्द से जल्द पूरी नहीं की, हमारी मांगें पूरी नहीं की, तो हम जिला स्तर से लेकर या राजधानी तक कार्मिक आंदोलन करने के लिए तैयार। भावना देवी जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। ये 50 सूत्री मांगों को लेकर हम सारे लोग धरना प्रदर्शन पर आए हैं और हमारा पूर्ण समर्थन है। जब तक शासन प्रशासन के लोग हमें लिखित रूप में आश्वासन या तत्कालीन धरातल पर काम करके नहीं देंगे, हम लोग उठने वाले नहीं हैं। चाहे इस आंदोलन को हमें राजधानी स्तर पर करना पड़े, चाहे जिला स्तर पर करना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं हो पाती, हम किसी भी हालत से यहाँ उठने के लिए तैयार नहीं है। शासन प्रशासन जल्दी संज्ञान ले और हम आपदा के नाम पे हम लड़ते हैं। आपदा के लिए अगर कोई धन आता भी है तो इनके चाटुकार जो कार्य करते हैं उसको पलीता लगाने का काम करते हैं। और आज जब हम हाउस में जवाब मांगते हैं तो सरकार कहती है कि हम सबको पुनर्वास कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन आज दिख रहा है कि मेरे ख्याल से 44 गांव हमारी छोटी बहन के जिला पंचायत क्षेत्र में आता है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला पंचायत क्षेत्र ये जो है भावना देवी के पास है ना। तो चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।